Welcome to Prakshi classes. Myself Sakshi Verma, and today I have uploaded a new video related with the linear programming concept. This linear programming concept is being studied in class 12th as a math subject as well as an MA in economics. So these students will be benefited from this chapter linear programming, क्योंकि ये जो पूरा चैप्टर है क्लास 12th की मैथ्स में ये पूरा 6 मार्क्स का आता है या 8 मार्क्स का क्वेश्चन आता है बड़ा, और MA इन इकोनॉमिक्स में ये पूरा चैप्टर है, दैट मीन्स ये पूरा एक यूनिट है तो 16 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा. सो आई वॉन्ट यू ऑल टू व्यू दिस वीडियो ऑन लीनियर प्रोग्रामिंग कंसेप्ट, और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी है और आपको कंसेप्ट समझ आ रहा है नहीं. हम लोग धीरे धीरे इस वीडियोस को आगे प्रोवाइड करेंगे. लीनियर प्रोग्रामिंग का अभी हम सिर्फ लेसन नंबर 1 में इसका कंसेप्ट पढ़ेंगे कि लीनियर प्रोग्रामिंग होता क्या है. फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लीनियर प्रोग्रामिंग के और क्वेश्चंस करेंगे, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस. सो आप लोग मेरे साथ कनेक्टेड रहिए, और कनेक्टेड रहने के लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा. प्लीज़ सबसे पहले प्राक्षी क्लासेस को आप सब्सक्राइब करिए, और उसके साथ एक बेल आइकन होगा उसको भी प्रेस ऑन कर दीजिए कि जैसे ही कोई नई वीडियो अपलोड हो आपको वीडियो प्रोवाइड हो जाए. ठीक है, आप कोई भी वीडियो मिस ना करें. सो प्लीज़ फर्स्ट ऑफ ऑल सब्सक्राइब टू माई चैनल प्राक्षी क्लासेस. सो दिस विल बी आवर लेसन नंबर 1. तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपने लेसन नंबर 1 के साथ. चलिए. Linear programming graphic method. Linear programming, a technique to determine optimal allocation of limited resources to meet the given objectives. Basically ये जो linear programming concept है ये business में ज़्यादा यूज़ होता है. linear programming का जो concept है वो एक टेक्निक है. इस टेक्निक से हमें ये पता चलता है कि हम जो अपने resources लगा रहे हैं, चाहे वो financial resources लगा रहे हैं, जैसे अगर मैं पैसा लगा रही हूँ, या मैं machines यूज़ कर रही हूँ, या मैं workers यूज़ कर रही हूँ to make a product. तो ये जो रिसोर्सेज हम लगाते हैं, ये रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं. एक कंपनी में 500 वर्कर्स हैं या 100 वर्कर्स हैं, ये लिमिटेड है. कंपनी हर बार अपने वर्कर्स को बढ़ाती नहीं रहती, रोज़ कंपनी वर्कर्स को अपॉइंट नहीं करती रहती. कंपनीज के पास नंबर ऑफ वर्कर्स लिमिटेड होते हैं. इन नंबर ऑफ वर्कर्स की जो लिमिट है उसको यूज़ करके कंपनी क्या बनाती है, प्रोडक्ट्स बनाती है. मशीन्स को यूज़ करके प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं. तो अब ये जो रिसोर्सेज हैं इनको यूज़ कैसे किया जाए, ऑप्टिमल यूज़ कैसे किया जाए. ऑप्टिमल का मतलब होता है एफिशिएंट यूज़, एफिशिएंट एंड इफेक्टिव यूज़, मतलब बहुत अच्छा यूज़ हो कि रिसोर्सेज ऐसे यूज़ हो रहे हैं कि कॉस्ट मिनिमाइज हो रही है और प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो रहा है कंपनी का, राइट. तो ऑप्टिमम यूज़ कैसे किया जाए लिमिटेड रिसोर्सेज का टू मीट द गिवन ऑब्जेक्टिव्स. आपका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है कि उसका जो प्रोडक्ट बन रहा है वो कम कॉस्ट पे बने, अच्छी क्वालिटी पे बने, और आपका प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में बहुत अच्छे प्राइस पे सेल आउट हो तो कंपनी को प्रॉफिट ज़्यादा मिले. तो कंपनी का बेसिकली मोटिव क्या होता है लीनियर प्रोग्रामिंग के कंसेप्ट को अप्लाई करना, कि एक टेक्निक है जिससे ये पता चलता है कि हम अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को कैसे ऑप्टिमली यूटिलाइज करें टू फुलफिल आवर ऑब्जेक्टिव. क्लियर हुआ पहला पॉइंट. ओके. अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिखा हुआ है कि रिसोर्सेज का मतलब क्या है. रिसोर्सेज आर इन द फॉर्म ऑफ मैन, मटेरियल्स एंड मशीन्स. मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि लीनियर प्रोग्रामिंग का कंसेप्ट कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं हम. तो कंपनी में रिसोर्सेज क्या यूज़ किए जाते हैं, पैसे यूज़ किया जाता है, मशीन्स यूज़ की जाती हैं, वर्कर्स यूज़ किए जाते हैं, रॉ मटेरियल यूज़ किया जाता है. इन सारी चीज़ों को कैसे ऑप्टिमली यूटिलाइज करना है अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए. गिवन ऑब्जेक्टिव क्या होगा, टू मैक्सिमाइज या मिनिमाइज अ गिवन फंक्शन. किसी एक पर्टिकुलर फंक्शन को मैक्सिमाइज करना या मिनिमाइज करना ये ऑब्जेक्टिव होता है. तो लीनियर प्रोग्रामिंग में या तो आपके पास क्वेश्चंस आएंगे कि एक कंपनी है जो मशीन्स यूज़ करती है एक प्रोडक्ट बनाने के लिए, तो अब वो ये चाहती है कि जो मशीन्स वो यूज़ कर रही है उसकी कॉस्ट को मिनिमाइज करना है. तो उसका ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है, टू मिनिमाइज द कॉस्ट. या आपके पास लीनियर प्रोग्रामिंग में ऐसे क्वेश्चंस आएंगे कि एक कंपनीज है एक कंपनी है जो अपने वर्कर्स को यूज़ करती है प्रोडक्ट बनाने के लिए. ए प्रोडक्ट बनाती है और बी प्रोडक्ट बनाती है. तो कंपनी ये चाहती है कि जो वो प्रोडक्ट बना रही है उस पर उसको मैक्सिमम प्रॉफिट मिले. तो यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, टू मैक्सिमाइज इट्स प्रॉफिट. तो बेसिकली हमारे पास यही सारे क्वेश्चंस आएंगे. या अगर एक कंपनी है जो
केक बनाती है, तो कंपनी ये चाहती है कि मैं जो केक में मटेरियल यूज़ कर रही हूँ, रॉ मटेरियल या न्यूट्रिएंट्स यूज़ कर रही हूँ, या मैं आपका जो न्यूट्रिएंट्स हम यूज़ कर रहे हैं आपके केक में, या जो केक है वो आपको क्या न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करेगा खाने में, तो वो न्यूट्रिएंट्स वो मैक्सिमम करना चाहती है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है? टू मैक्सिमाइज द न्यूट्रिएंट वैल्यू। या कंपनी जो है एक कंपनी है जो एग्रीकल्चर में इन्वेस्टमेंट कर रही है, तो वो ये चाहती है कि एग्रीकल्चर लैंड पे जो फर्टिलाइजर यूज़ हो रहा है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजर्स यूज़ हो जिसमें पोटेशियम लेवल ज़्यादा हो। तो यहाँ पे कंपनी का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? टू मैक्सिमाइज द पोटेशियम लेवल्स ऑफ द फर्टिलाइजर्स। तो ऐसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं हमारे पास, जिसमें ऑब्जेक्टिव जो होता है वो डिफरेंट होता है। बट लीनियर प्रोग्रामिंग में जो ऑब्जेक्टिव्स होंगे वो डिफरेंट तो होंगे, बट उन ऑब्जेक्टिव्स को या तो हमें मैक्सिमाइज करना है, मतलब बढ़ाना है, इंक्रीज करना है, या हमें उन्हें मिनिमाइज करना है, दैट इज कम करना है। तो अगर आप देखें कॉस्ट को आप क्या करेंगे? कमी तो करेंगे, तभी तो एक कंपनी अपने प्रॉफिट को ज़्यादा रख पाएगी। कॉस्ट हमेशा मिनिमाइज होती है, ठीक है। अगर ना भी लिखा हो तो ये बात आपको याद रखनी है। कॉस्ट क्या होती है? एक कंपनी हमेशा ये चाहती है कि मेरी कम कॉस्ट लगे, तो कॉस्ट को हमेशा मिनिमाइज रखना है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। प्रॉफिट को हमेशा मैक्सिमाइज रखना है, न्यूट्रिएंट्स वैल्यू को ज़्यादा रखना है, और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आएंगे। क्लियर? बात क्लियर हुई है? ओके। बट देयर आर रिस्ट्रिक्शंस ऑन द टोटल अमाउंट ऑफ ईच रिसोर्स अवेलेबल। मैंने फिर एक बात बताई थी कि जब हम लीनियर प्रोग्रामिंग के कंसेप्ट को पढ़ते हैं तो हमें ये बात याद रखनी है कि हमारे पास जो रिसोर्सेज होते हैं वो लिमिटेड होते हैं। तो जब भी हम अपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन को फुलफिल करना चाहते हैं तो हमारे पास रिस्ट्रिक्शंस आती हैं। किस पे रिस्ट्रिक्शंस आती है? कि हमारे पास नंबर ऑफ जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम क्वेश्चन कर रहे हैं कि जो वर्कर्स हैं वो प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी बना रहे हैं, तो जो वर्कर है प्रोडक्ट ए बनाने के लिए वो 2 ही वर्कर्स हैं हमारे पास। प्रोडक्ट बी बनाने के लिए जो वर्कर्स हैं वो हमारे पास 5 ही हैं। प्रोडक्ट ए बनाने के लिए जो मशीन्स हैं वो हमारे पास 4 ही हैं। प्रोडक्ट बी बनाने के लिए जो मशीन्स हैं वो हमारे पास 7 ही हैं। दैट मीन्स हम लोग क्या है? लिमिटेड हैं। बात क्लियर हो रही है? इन्हीं रिस्ट्रिक्शंस को यूज़ करके आपको अपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मैक्सिमाइज करना है या मिनिमाइज करना है। बात क्लियर? कि रिस्ट्रिक्शंस क्यों लगाई जाती हैं? क्योंकि जब तक ये रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाई जाएंगी तो इक्वेशंस नहीं बन पाएंगी। और लीनियर प्रोग्रामिंग एक मैथमेटिकल टेक्निक है जहाँ पे हम इक्वेशंस बनाते हैं। बात क्लियर हो रही है? ओके, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, in linear programming technique one finds the optimum level whether to maximize the total profit or to minimize the total cost। वही मैंने बताया कि लीनियर प्रोग्रामिंग जो मॉडल है उसमें ये फाइंड किया जाता है कि ऐसा ऑप्टिमम लेवल कौन सा है जहाँ पे मेरी प्रॉफिट मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है, और ऐसा कौन सा ऑप्टिमम लेवल है जहाँ पे मेरी कॉस्ट मिनिमम वैल्यू दे रही है। क्लियर हुआ? वही वैल्यू को फाइंड आउट किया जाता है इन लीनियर प्रोग्रामिंग के मॉडल में। अब देखो, लीनियर प्रोग्रामिंग कंसिस्ट ऑफ 2 वर्ड्स। लीनियर प्रोग्रामिंग में 2 वर्ड्स आते हैं, एक आता है लीनियर और एक आता है प्रोग्रामिंग। बेसिकली मैं आपको ये सब इसलिए समझा रही हूँ कि अगर आपके पास राइट अ शॉर्ट नोट में 4 मार्क्स में या 6 मार्क्स में लीनियर प्रोग्रामिंग के बारे में लिखने आ जाता है तो आपको ये सब लिखना है कि लीनियर प्रोग्रामिंग क्या होती है, एक टेक्निक होती है। लीनियर प्रोग्रामिंग में हम कौन से रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं, लीनियर प्रोग्रामिंग में क्या रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, लीनियर प्रोग्रामिंग में हमें करना क्या होता है, लीनियर प्रोग्रामिंग में 2 वर्ड्स होते हैं, लीनियर एंड प्रोग्रामिंग। ये सब आप एक्सप्लेन करेंगे जो भी मैंने नोटबुक में लिखा हुआ है, ठीक है। तो जब भी आपको मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ तो प्लीज़ नोट डाउन द पॉइंट्स। Linear means all relations among variable are linear, that is degree 1, and if they are plotted graphically they will give straight line। बेटा लीनियर प्रोग्रामिंग में जो हमारे पास वेरिएबल्स होते हैं उनकी जो वैल्यू या डिग्री होगी वो 1 होगी। इसका मतलब है जो भी इक्वेशंस होंगी वो लीनियर इक्वेशंस होंगी, नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। बात क्लियर हुई? लीनियर इक्वेशन क्या होती है? जहाँ पे x का जो x वेरिएबल होता है या y वेरिएबल होता है उसकी पावर क्या होनी चाहिए? 1। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा 2x प्लस 7y इज इक्वल टू 9। तो बेटा दिस इज अ लीनियर इक्वेशन। वाई? बिकॉज इस x का जो पावर है 1 है, इस y की जो पावर है 1 है। बट अगर मैं ये लिखती 7x² प्लस 9y² इज इक्वल टू 10, बेटा दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वाई? बिकॉज इट कम्स इन पावर 2। बात क्लियर हो रही है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, लीनियर इक्वेशन क्या होती है। तो जब हम लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल करेंगे तो हम लीनियर इक्वेशन की बात करते हैं। दैट मीन्स जो वेरिएबल्स हमारे पास होंगे उनकी डिग्री क्या होगी? 1। और इस लीनियर का और क्या मतलब होता है कि जब भी हम इन्हें वेरिएबल्स को प्लॉट करेंगे ग्राफ पे तो हमेशा याद रखना कि जो भी इक्वेशन हमारे पास होगी अगर उस इक्वेशन को हम ग्राफिकली प्रेजेंट करना
करना चाहेंगे वो इक्वेशन एक स्ट्रेट लाइन ही फॉर्म करेगी। ये मैथमेटिकली जब कराऊंगी तो तब आपको समझ आएगा, बट अभी के लिए आपको क्या याद रखना है कि जो इक्वेशन हम बनाएंगे लीनियर प्रोग्रामिंग में, उस इक्वेशन को अगर हम ग्राफिकली प्लॉट करेंगे तो वो हमेशा क्या देगी, एक स्ट्रेट लाइन देगी। बात क्लियर, क्योंकि वो लीनियर इक्वेशन है। डन, ओके। अब आगे देखो, प्रोग्रामिंग प्रोसीजर टू डिटरमाइन अ मैथमेटिकल इक्वेशन या प्लान ऑफ एक्शन। बेटा लीनियर प्रोग्रामिंग में प्रोग्रामिंग का मतलब होता है एक टेक्निक या प्रोसीजर। अब ये प्रोसीजर क्या करता है कि ये मैथमेटिकल इक्वेशंस देता है या एक प्लान बनाता है एक्शन का कि एक्चुअली में हमें करना क्या है। तो लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल में हम लीनियर पहले इक्वेशंस बनाएंगे, उन इक्वेशंस को कैसे प्लॉट करना है ग्राफ पे स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए, और एक टेक्निक ऑफ एक्शन बनाएंगे कि प्रोग्रामिंग के अकॉर्डिंग हमें ये पता चलेगा कि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या है। बात क्लियर हुई है कि लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल है क्या? ओके, अब आगे बढ़ते हैं। Thus, linear programming is a mathematical method applies to the problems which require solution of maximization or minimization subject to linear inequalities in variables. लीनियर प्रोग्रामिंग क्या है, एक मैथमेटिकल मेथड है जहाँ पे हम अपनी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशंस निकालते हैं। हमारी प्रॉब्लम क्या है कि हमें अपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन को या तो मैक्सिमाइज करना है या मिनिमाइज करना है। अब इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ये है कि जो हमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मैक्सिमाइज करना है तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालते हैं हम, और जो हमारी प्रॉब्लम है जिसको हमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मिनिमाइज करना है तो हम अपनी मिनिमम वैल्यू निकालते हैं। तो सॉल्यूशंस निकाल रहे हैं, बट इट इज सब्जेक्ट टू लीनियर इनइक्वालिटीज इन वेरिएबल्स। लीनियर इनइक्वालिटीज का मतलब होता है कि कुछ कॉन्स्ट्रेंट्स होंगे। कॉन्स्ट्रेंट्स का मतलब है कुछ रिस्ट्रिक्शंस होंगी हमारे पास, कि मान लो जैसे मेरी एक इक्वेशन, मेरे को क्या करना है, मेरे को प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है। अब प्रॉफिट को तो मैक्सिमाइज करना है, बट वो ये कह रहे हैं कि जो वर्कर है वो इतने ही अवेलेबल है, इन्हीं वर्कर्स को कैसे यूज किया जाए प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो। तो वर्कर्स इतने ही अवेलेबल है इज अ रिस्ट्रिक्शन, वर्कर्स इतना ही टाइम दे सकते हैं इज अ रिस्ट्रिक्शन। इन रिस्ट्रिक्शंस को यूज करके मुझे अपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन को फुलफिल करना है, दैट इज मुझे अपने मैक्सिमम प्रॉफिट लाना है या मुझे मिनिमाइज करनी है कॉस्ट, या कुछ भी ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो है। बात समझ आए कि रिस्ट्रिक्शंस का क्या मतलब होता है, कि जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं, दैट इज नोन एज कॉन्स्ट्रेंट्स, दैट इज नोन एज इनइक्वालिटीज इन वेरिएबल्स। क्योंकि वेरिएबल्स ही तो हम बोलेंगे मैन है या मटीरियल्स हैं, या आपके एक्स और वाई को हम वेरिएबल्स के एक्स और वाई को हम वेरिएबल्स बोलते हैं जो हमारे रिसोर्सेज होंगे। बात क्लियर? अब आगे देखो, मैथमेटिकल मॉडल ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग फंक्शन। बेसिकली अब लीनियर प्रोग्रामिंग में आपको करना क्या है मैं ये बताऊंगी, क्योंकि मैथमेटिकल कंसेप्ट आ जाता है। सपोज देयर आर 2 वेरिएबल्स एंड 3 कॉन्स्ट्रेंट्स। कॉन्स्ट्रेंट्स आर रिस्ट्रिक्शंस या लिमिट एक्शंस इम्पोज्ड। हमेशा याद रखना जितने भी क्वेश्चंस हम करेंगे लीनियर प्रोग्रामिंग में वो 2 वेरिएबल्स के हिसाब से करेंगे। अभी तो 2 वेरिएबल्स होंगे, या तो वो x एंड y होगा या x1 एंड x2 होगा, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। 2 वेरिएबल्स होंगे और हमारे पास 3 या 2 या 4 कॉन्स्ट्रेंट्स होंगे, 5 भी कॉन्स्ट्रेंट्स हो सकते हैं, ठीक है। अभी जो मैं समझा रही हूँ उसमें क्या है, 2 वेरिएबल्स हैं और 3 कॉन्स्ट्रेंट्स हैं। मैंने क्या बताया बेटा, अभी कॉन्स्ट्रेंट्स क्या होती हैं, कॉन्स्ट्रेंट्स रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, लिमिट होती है जो इम्पोज की जाती है। जैसे मैंने बोला कि हम मशीन्स, 2 तरीके की मशीन्स यूज़ कर रहे हैं, एक हम मशीन यूज़ कर रहे हैं हम कटिंग वाली, और एक मशीन यूज़ कर रहे हैं हम फिनिशिंग की, टू मेक अ प्रोडक्ट, ठीक है। तो कटिंग की जो मशीन्स है वो 3 घंटे ही चल सकती है, इट इज़ अ लिमिट, तो इट इज़ अ कॉन्स्ट्रेंट, इट इज़ अ रिस्ट्रिक्शन कि 3 घंटे से ज़्यादा तो आप चला ही नहीं सकते अपने प्रोडक्ट को बनाने के लिए। अच्छा, फिनिशिंग की जो मशीन है वो आपकी 2 घंटे ही चल सकती है, ये भी एक लिमिट है। इन लिमिट, इन रिस्ट्रिक्शंस को यूज़ करके आपको अपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन को फुलफिल करना होता है, दैट इज नोन एज कॉन्स्ट्रेंट्स। क्लियर? अब देखो 2 वेरिएबल्स हमारे पास क्या है, एक्स एंड वाई। वी हैव टू मैक्सिमाइज द फंक्शन। हमें बोला है कि आपको अपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मैक्सिमाइज करना है। विच एवर फंक्शन ऑब्जेक्टिव इज टू मैक्सिमाइज और मिनिमाइज विल बी रिप्रेजेंटेड बाय z। जो आपका मेन ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगा जिसे या तो आपको मैक्सिमाइज करना होगा या आपको मिनिमाइज करना होगा, वो हमेशा कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा बेटा, z से। बात क्लियर हुई है? और जो भी ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगा वो किस में रिप्रेजेंट किया जाएगा, इक्वेशंस में। और जो भी आपकी कॉन्स्ट्रेंट्स होंगे, रिस्ट्रिक्शंस होंगे, वो भी किस में प्रेजेंट किए जाएंगे, इक्वेशंस में। लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल में बेसिकली हम मैथमेटिकल इक्वेशंस बनाते हैं, ठीक है। तो जो मेन ऑब्जेक्टिव फंक्शन है जिसको मैक्सिमाइज करना है या मिनिमाइज करना है वो इक्वेशन की तरह रिप्रेजेंट होगा, और उस इक्वेशन के आगे क्या लिख दिया जाएगा, z। z से आपको ये पता चल जाएगा ये हमारा मेन ऑब्जेक्टिव फंक्शन है जिसे मैक्सिमाइज करना है या मिनिमाइज करना है। अभी हम अपने z फंक्शन को क्या कर रहे हैं बेटा, मैक्सिमाइज कर रहे हैं, क्योंकि ऊपर लिखा हुआ है हेडिंग। यहाँ तक क्लियर हो रहा है? कहीं पर भी अगर आपको डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, मैं आपके डाउट को वीडियो में ही समझा दिया करूँगी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। बट उससे पहले
प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल प्राक्षी क्लासेस। जिन्होंने कर लिया प्लीज़ इग्नोर इट, बट जिन्होंने नहीं किया है जस्ट डू दैट अभी के अभी, प्लीज़, इट्स अ रिक्वेस्ट। सब्सक्राइब टू माई चैनल प्राक्षी क्लासेस और उसके साथ बेल आइकन भी प्रेस ऑन कर दीजिए। प्लीज़ डू इट राइट नाउ, आई एम वेटिंग। ओके, चलिए अब आपने कर लिया होगा, तो अब आप आगे चलते हैं, ठीक है। चलो, तो बेटा जो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, मैंने आपको क्या बोला, उसको z से डिनोट किया जाएगा। और हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन कैसे बनेगा, k1x प्लस k2y, दैट इज समथिंग इक्वेशन। अब ये k1 हो सकता है 9x प्लस 7y, कुछ भी हो सकता है। मैंने तो जैसे क्या एज्यूम किया k1 कोई नंबर होगा और k2 भी कोई नंबर होगा। हो सकता है इट इज़ 2x प्लस 9y, ऐसा भी हो सकता है। तो दिस इज अ इक्वेशन, और इस इक्वेशन को आप क्या नाम देंगे, z, क्योंकि आपका मेन ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। यहाँ तक क्लियर। सबसे पहले जो भी आपको क्वेश्चन आएगा उस क्वेश्चन में आपको क्या बनाना पड़ेगा, ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनाना पड़ेगा जो आपका मेन फंक्शन होगा, ऐसे, ठीक है। k1 एंड k2 क्या है, कोफिशिएंट्स हैं वेरिएबल्स के। x इज अ वेरिएबल, और x वेरिएबल के आगे जो भी नंबर होता है उसको बोलते हैं कोफिशिएंट है वो x वेरिएबल का। y वेरिएबल है, y वेरिएबल के आगे जो भी नंबर होता है उसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ y वेरिएबल। क्लियर। उसके बाद अब आपको क्या बनाना होगा, सब्जेक्ट टू कॉन्स्ट्रेंट्स बनाने होंगे, रिस्ट्रिक्शंस। अब रिस्ट्रिक्शंस कैसे बनेगी, देखो यहाँ पे बेटा, a1x प्लस b1y इज लेस देन और इक्वल टू, इसको बोलते हैं लेस देन और इक्वल टू C1। इसका मतलब है जो मेरा x और y के कोफिशिएंट्स की वैल्यू होगी और उनको पूरे को सॉल्व करके वो इस नंबर से छोटी आनी चाहिए, क्योंकि मैक्सिमाइज है ना रिस्ट्रिक्शंस। मैक्सिमाइज का क्या मतलब होता है कि 3 घंटे से ज़्यादा आप मशीन नहीं चला सकते, 2 घंटे से ज़्यादा आप वर्कर को काम नहीं करा सकते। तो ये क्या है, मैक्सिमम है, इट इज़ अ रिस्ट्रिक्शन। तो दिस इज़ द वैल्यू कि 3 घंटे से ज़्यादा, दैट इज़ ये 3 है। और ये जो इक्वेशन होगी, जो भी इक्वेशन बनेगी 7x प्लस 6y, कुछ भी इक्वेशन बनेगी, तो इसके आगे हमेशा क्या लगा देना, लेस देन। मैक्सिमाइज के केस में हमेशा लेस देन आएगा। क्यों, क्योंकि ये इट इज़ अ रिस्ट्रिक्शन कि इससे ज़्यादा तो हो ही नहीं सकता। बात क्लियर हो रही है, समझ आ रहा है कि मैंने लेस देन का क्यों साइन बनाया, क्योंकि इस 3 घंटे से ज़्यादा तो मशीन काम ही नहीं कर सकती, इस 2 घंटे से ज़्यादा तो वर्कर काम ही नहीं कर सकता, आप करा ही नहीं सकते, तो लिमिट है। बात क्लियर हुई। तो मैक्सिमाइज के फंक्शंस में हमेशा याद रखना कि कौन से इनइक्वालिटी का साइन लगाओगे, ये वाली इनइक्वालिटी का साइन लगाओगे। अच्छा, इसको मैंने इनइक्वालिटी का नाम क्यों दिया, क्योंकि बेटा एक वर्ड होता है इक्वालिटी जिसे बोलते हैं इक्वल, और एक वर्ड होता है इनइक्वालिटी, वही इसके आगे लगा देना, ठीक है। इक्वालिटी का मतलब होता है इक्वल्स टू का साइन लगता है। जैसे अगर मैंने ये इक्वेशन लिखी ना 7x प्लस 9y इज इक्वल टू 10, अगर मैं ये इक्वेशन लिखती हूँ तो बेटा इट इज़ अ इनइक्वालिटी इक्वेशन। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इक्वल्स टू का साइन है। बट अगर मैंने ये इक्वेशन लिखी है 7x, अगर मैंने ये इक्वेशन लिखी है 7x प्लस 9y इज लेस देन और इक्वल टू 10, तो बेटा दिस इज एन इनइक्वालिटी इक्वेशन, क्योंकि ये इनइक्वालिटी का साइन होता है। दिस साइन इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड एज इनइक्वालिटी साइन, और दिस साइन ये इनइक्वल है। बात क्लियर हो रही है। व्हाट डू यू मीन बाय इक्वालिटी इक्वेशन, जहाँ पे वो इक्वेशन जहाँ पे इक्वल टू का साइन आ जाए, और व्हाट डू यू मीन बाय इनइक्वालिटी सिचुएशन, जहाँ पे ग्रेटर देन या लेस देन या इनइक्वल का साइन आ जाए, तो दैट इज नोन एज इनइक्वालिटी इक्वेशंस। तो जब भी याद रखना, जब भी हम लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल्स के टॉपिक पढ़ेंगे या लीनियर प्रोग्रामिंग के क्वेश्चंस करेंगे, तो जो भी हमारे रिस्ट्रिक्शंस होंगे, जो भी हमारे कॉन्स्ट्रेंट्स होंगे, वो हमें किस में रिप्रेजेंट करने हैं, इनइक्वालिटी के फंक्शन में। क्यों, क्योंकि या तो हमें अपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मैक्सिमाइज करना है या अपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मिनिमाइज करना है। अगर मैक्सिमाइज करना है तो इसका मतलब इससे ज़्यादा तो हो ही नहीं सकता, इससे ज़्यादा अगर नहीं हो सकता तो एक कौन सा साइन बनेगा, यहाँ तक। फिर जब मिनिमाइज का कराऊंगी फिर ज़्यादा समझाऊंगी। यहाँ तक क्लियर हुआ पॉइंट। तो कॉन्स्ट्रेंट्स में भी आपको क्या इक्वेशंस ही बनानी है। तो यहाँ पे इक्वेशंस क्या बनेंगी, a1x प्लस b1y इज लेस देन c1, और ये c1 क्या है, नंबर्स, ये नंबर्स है। a1 भी क्या है और b1 भी क्या है, नंबर, और x और y क्या है, वेरिएबल्स। a2x प्लस b2y इज लेस देन c2। अब ये डिपेंड करता है बेटा, जो क्वेश्चंस होंगे उसके अकॉर्डिंग सब्जेक्ट टू कॉन्स्ट्रेंट्स जो है वो 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, ये डिपेंड करेगा आपके क्वेश्चन को पढ़कर। क्लियर हो रहा है पॉइंट, ठीक है। घबराना मत, मैं क्वेश्चंस भी कराऊंगी, बट अभी सिर्फ थ्योरी समझा रही हूँ। क्लियर, ओके। आगे देखो, a3x प्लस b3y इज लेस देन c3, ये 3 इक्वेशंस होंगी। अच्छा,
तीन इक्वेशंस के बाद अगर दो है तो तीसरी इक्वेशन बनानी है, और तीन इक्वेशन है तो चौथी इक्वेशन बनानी है। हमेशा याद रखना कौन सी इक्वेशन बनेगी कि x एंड y आर ऑलवेज इक्वल टू 0। आप अपने x और y को 0 के इक्वल या 0 से बड़ा ही नंबर लेंगे। आप अपने x और y को कभी भी नेगेटिव नंबर नहीं ले सकते, क्योंकि बेसिकली हम x और y के ऊपर क्या बात कर रहे हैं, रिसोर्सेज। ठीक है, अगर एक कंपनी है ये देख रही है कि हम वर्कर्स को इतना यूज़ करते हैं तो हमारे प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी बनते हैं। अब आप ये बताओ कि हमें कितने प्रोडक्ट ए बनाने चाहिए और कितने प्रोडक्ट बी बनाने चाहिए जिससे हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो। तो क्या कोई कंपनी नेगेटिव नंबर ऑफ प्रोडक्ट भी बनाती है? मैं बोलूँगी नहीं, कंपनी को ना -5 यूनिट्स ऑफ ए बनाने चाहिए। ऐसा तो नहीं हो सकता ना, हम कभी बोल ही नहीं सकते कि नेगेटिव नंबर ऑफ प्रोडक्ट कैसे बन सकते हैं। पॉजिटिव नंबर ऑफ प्रोडक्ट ही तो बनते हैं। हो सकता है कंपनी को 5000 यूनिट्स बनाने हैं तो इट इज़ अ पॉजिटिव नंबर। -5000 यूनिट्स तो बन ही नहीं सकते, क्योंकि ये तो प्रैक्टिकल अप्रोच ही नहीं है, तो बेवकूफ़ी कहलाएंगे हम तो। इसका मतलब है जो भी एक्स और वाई होगा वो हमेशा 0 से इक्वल या 0 के बड़ा ही आएगा। हमेशा याद रखना है ज़्यादातर एक्स और वाई 0 से बड़ा ही आते हैं। क्लियर? बट आपको हमेशा क्वेश्चन में इक्वेशंस जब बनाने हैं तो आपको लिखना है कि एक्स और वाई इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। बात क्लियर हुई है? ये हमेशा आपको लिखना है अपने रिस्ट्रिक्शंस में। ठीक है, अब आगे बढ़ो। और सिंबल C1, C2, C3, ये C3 पहले C2 और C1 आए थे, वो क्या है, कॉन्स्ट्रेंट्स हैं कि इससे ज़्यादा तो मशीन काम ही नहीं करेगी 3 घंटा, इससे ज़्यादा तो 2 घंटा वर्कर काम ही नहीं करेगा। तो ये कॉन्स्ट्रेंट्स वैल्यू है, नंबर्स हैं। ठीक है, ये था जब हम मैक्सिमाइज फंक्शन, अपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मैक्सिमाइज करना चाहते हैं। अब हम क्या करना चाहते हैं, मिनिमाइज करना चाहते हैं अपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन को। तो भी वही देखो, इक्वेशन वही है k1x + k2y और z। इक्वेशन ऑब्जेक्टिव फंक्शन कभी भी चेंज नहीं होगा, चाहे आप मैक्सिमाइज कर लो चाहे आप मिनिमाइज कर लो, इक्वेशन वही सेम तरीके की बनेगी। ठीक है, बट जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन के आगे कॉन्स्ट्रेंट्स लगते हैं वो चेंज हो जाएंगे। देखो, अगर आप लेफ्ट साइड देखो, a1x + b1y, a2x + b2y, a3x + b3y, ये तो सेम है। बट C1, C2, C3 ये भी सेम है। देखो, बट इनइक्वालिटी के साइन चेंज हो गए। जो मैक्सिमाइज के केस में था कि इससे ज़्यादा तो हो ही नहीं सकता, इसका मतलब इससे कम ही होगा, मैक्सिमाइज के केस में ये वाला साइन लगा था। बट बेटा मिनिमाइज का मतलब होता है हम अपने फंक्शन को क्या कर रहे हैं, मिनिमाइज कर रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब है कि जो हमारी वैल्यू होगी वो मिनिमम वैल्यू आनी चाहिए। तो ये वाली जो इक्वेशन है ये ज़्यादा होंगी कंपेयर टू दिस, क्योंकि मैक्सिमाइज में हमें ये ज़्यादा, इससे ज़्यादा तो हम कर ही नहीं सकते। बट मिनिमाइज के इक्वेशंस में हमें ये बोला जाएगा कि हमारे पास मिनिमम इतना है, पर आप इससे भी ज़्यादा यूज़ कर सकते हो कि जो वर्कर है वो 2 घंटे से भी ज़्यादा काम कर सकता है। तो इसका मतलब 2 घंटे से भी ज़्यादा काम कर सकता है, तो ये मैक्सिमम, इसको आप बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो। 4 घंटे भी तो काम कर सकता है वर्कर। इसका मतलब है ये वाली जो वैल्यूज़ हैं ये ज़्यादा बड़ी होंगी 2 से। बात समझ आ रही है कि मैंने इनइक्वालिटी का साइन ये क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे ये बड़े होंगे कंपेयर टू दिस वैल्यूज़। क्लियर हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे मिनिमाइज कर रहे हो आप अपने फंक्शन को, बट यहाँ पे ये नहीं लिखा गया कि वर्कर 2 घंटे से ज़्यादा तो मिल ही नहीं सकता। यहाँ लिखा गया कि 2 घंटे तो मिनिमम वो काम कर सकता है। 2 घंटे तो उसे मिनिमम करना ही करना है काम, उससे ज़्यादा भी कर सकता है। आपने वर्ड पढ़ा होगा एटलीस्ट का मतलब होता है, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा है कि मशीन नीड्स टू बी वर्कड एटलीस्ट फॉर 3 ईयर्स। एटलीस्ट फॉर 3 ईयर्स का मतलब है कि कम से कम 3 घंटे तो मशीन काम करेगी, और 3 घंटे से भी ज़्यादा आप अपनी मशीन को चला सकते हो। इसका मतलब है ये वैल्यू 3 घंटे से ज़्यादा मशीन चला सकते हो, तो दैट मीन्स ये बड़ी है 3 घंटे से। अब समझ आया मैं क्या कहना चाह रही हूँ? तो जब भी मैक्सिमाइज का कंसेप्ट होगा तो हमेशा आप कौन सा साइन लगाएंगे, ये। और जब भी मिनिमाइज की ऑब्जेक्टिव फंक्शन को करना होगा तो आप कौन सा साइन लगाएंगे, इनइक्वालिटी का। बात क्लियर हुई? देखो, 3 इक्वेशंस बन गई। 3 इक्वेशंस के बाद देखो, जो मेन इक्वेशन मैंने अभी सिखाई आपको बनानी है क्या, कि x और y हमेशा क्या होंगे, ग्रेटर देन 0 होंगे। बात समझ? और x और y के बीच में क्या होगा, कॉमा साइन आ जाएगा। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे x इज ग्रेटर देन 0 और नेक्स्ट लाइन में y इज ग्रेटर देन 0। वो आपकी चॉइस, आप जैसा भी लिखना चाहो। बात क्लियर? यहाँ तक कंसेप्ट समझ आया कि अगर हमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मैक्सिमाइज करने आ गया क्वेश्चन में तो हमें क्या करना है, अगर अपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मिनिमाइज करने आ गया तो हमें क्या करना है। क्लियर? ओके। Points to remember in maximization problem constraints appear as less than inequality। वही चीज़ बताई, अगर मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम्स है, मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, तो हमेशा आपकी इनइक्वालिटी कौन सी प्रेजेंट होएगी, लेस देन और इक्वल टू वाली। और अगर वो मिनिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मिनिमाइज करना है तो हमेशा कौन सी इनइक्वालिटी को लगाओगे, ग्रेटर देन और इक्वल टू। ग्रेटर देन इसको बोलते हैं और इक्वल टू नीचे वाले को बोलते हैं, लेस देन इसको बोलते हैं और इक्वल टू किसको बोलते हैं, नीचे वाली लाइन को। यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर? पक्का? ओके।
आगे बढ़ते हैं बेटा। आगे मेरे पास ये एक एग्जाम्पल है जिसको मैं आपको लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल के थ्रू समझाऊंगी, बट इस एग्जाम्पल को मैं इस वीडियो में नहीं समझाऊंगी। ये एग्जाम्पल को आपको आराम से पढ़ना है, समझना है। मैं चाहती हूँ कि आप एक बार इक्वेशंस बनाने की कोशिश करें। नहीं बनेगी तो इट्स नॉट अ बिग डील, मैं नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगी, बट एटलीस्ट एक बार ट्राई ज़रूर करो। मैं समझा देती हूँ क्वेश्चन क्या है कि एक होम डेकोरेटर मैन्युफैक्चरर है, ठीक है। एक मैन्युफैक्चरर है जो 2 तरीके के लैंप्स बनाता है, ए लैंप बनाता है और बी लैंप बनाता है। दोनों लैंप्स जो हैं वो 2 टेक्नीशियंस के पास जाते हैं। पहले एक कटर के पास जाते हैं और फिर एक फिनिशर के पास जाते हैं। जो लैंप ए है उसमें 2 घंटे कटर्स का टाइम चाहिए, कि जो कटर वाला जो टेक्नीशियन है उसको 2 घंटे चाहिए ही चाहिए लैंप ए को बनाने के लिए, और फिनिशर को फिर 1 घंटा चाहिए होता है। लैंप बी को 1 घंटा कटर का टाइम चाहिए ही चाहिए और 2 घंटा फिनिशर का टाइम चाहिए। कटर के पास 104 आवर्स हैं टोटल और फिनिशर के पास 76 आवर्स है अवेलेबल टाइम। अब देखो बेटा, ये लिमिट रिसोर्स है कि कटर 104 घंटे से ज़्यादा काम नहीं करेगा इन अ मंथ और जैसे भी, और जो फिनिशर है वो 76 आवर्स से ज़्यादा काम नहीं करेगा। तो दिस इज़ अ लिमिटेड रिसोर्स। बात क्लियर हुई। प्रॉफिट हमारे पास लैंप पे कितना है 16 रुपये, और प्रॉफिट ऑन लैंप भी कितना है 12 रुपये। फॉर्मूला अबव प्रॉब्लम एज लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल। आपको इस प्रॉब्लम को लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल की तरह फॉर्मुलेट करना है। अगर आप इस पूरे क्वेश्चन को पढ़ोगे तो आप ये देखोगे कि आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है। एक मैन्युफैक्चरर है, मैन्युफैक्चरर को 2 लैंप्स बनाता है और 2 लैंप्स को जब वो बेचता है तो एक लैंप पे उसको प्रॉफिट मिलता है 16 रुपये और एक लैंप पे उसको प्रॉफिट मिलता है 12 रुपये। इसका मतलब है एक मैन्युफैक्चरर अपना ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या रखना चाहेगा? ऑब्वियस ही बात है, अपने प्रॉफिट को मैक्सिमम करना चाहेगा। तो इसका मतलब मेरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है? मैक्सिमाइज करना। किसको मैक्सिमाइज करना? प्रॉफिट को। तो अब इक्वेशन किस पे बनेगी? प्रॉफिट की इक्वेशन पे बनेगी। अब प्रॉफिट किस पे है? लैंप ए और लैंप बी पे। तो वेरिएबल्स किस पे होंगे? लैंप ए और लैंप बी। आपको कितने यूनिट्स लैंप ए के बनाने हैं और कितने यूनिट्स लैंप बी के बनाने हैं जिससे आपका प्रॉफिट मैक्सिमम हो? तो लैंप ए को आप एक्स मानो, लैंप बी को आप वाई मानो। बात क्लियर। अब इक्वेशंस बनाने की कोशिश करना। मैंने थोड़ा बहुत ही हिंट दिया है, पूरा नहीं दिया, बट एटलीस्ट जस्ट गिव अ ट्राई, नहीं तो हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल प्राक्षी क्लासेस। एंड वन मोर रिक्वेस्ट, आप लोग वीडियोस को देखने के बाद प्लीज़ अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करिएगा, क्योंकि आप लोग के जो फ्रेंड्स होंगे वो भी, उनका भी वही सेम कोर्स होगा, 12th के जो बच्चे हैं या MA इन इकोनॉमिक्स के जो बच्चे हैं। सो प्लीज़ शेयर विद योर फ्रेंड्स, बिकॉज आई नो कि इस टाइम पे आप लोग के कॉलेजेस ओपन नहीं है और जो पढ़ाई हो रही है वो सिर्फ ऑनलाइन हो रही है या नोट से थ्रू हो रही है। तो आप लोग को अगर वीडियोस के थ्रू प्रोवाइड हो रही हैं, वीडियोस के थ्रू आप अपने कंसेप्ट को समझ पा रहे हो, तो इट्स अ वेल एंड गुड टास्क। सो प्लीज़, इट्स अ ह्यूज रिक्वेस्ट, please forward the videos to your friends and tell them to subscribe my YouTube channel प्राक्षी क्लासेस। एंड हम नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी अपलोड करेंगे जिसमें हम इस वाले क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करेंगे, ग्राफिकली भी और इक्वेशंस के थ्रू भी, ठीक है। ग्राफ में बनाकर भी सिखाऊंगी और इक्वेशंस भी पूरी क्लियर करके सिखाऊंगी। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय। अभी तक ये पूरा कंसेप्ट समझ लीजिएगा और नोट्स बना लीजिएगा अपने, क्योंकि अब जैसे धीरे धीरे हम आगे बढ़ने लगेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम ना आए, इसलिए अपने नोट्स पहले ही प्रिपेयर करके रखें। बी सेफ एट योर होम एंड कंप्लीट योर प्रिपरेशन विद प्राक्षी क्लासेस। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।